तो आज हम पास्कल का नियम पढ़ेंगे। कौन सा नियम पढ़ेंगे? पास्कल का। पास्कल का नियम पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाओ, पास्कल का नियम। आपको अगर याद हो तो दाब का मात्रक भी क्या था? पास्कल था। जिस प्रकार हमने ये देखा था बल का मात्रक न्यूटन होता है, उसी प्रकार से दाब को परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? पास्कल था। तो उन्होंने अपने नाम के ऊपर ही सबसे पहले ये नियम दिया, पास्कल का नियम। वो आगे अप्रूव हो गया तो उनके सम्मान में दाब का जो मात्रक है वो क्या रख दिया गया? पास्कल। अब हम पढ़ेंगे पास्कल का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट ये कहता है कि द्रव के अंदर अगर कोई वस्तु उपस्थित है तो समान गहराई के जितने बिंदु है सब के ऊपर दाब का मान क्या होगा? समान होगा। ये पास्कल का नियम है। तो इसमें लिखेंगे पास्कल के नियम के अनुसार, पास्कल के नियमानुसार किसी तरल के अंदर, हम द्रव की बात कर रहे हैं, किसी तरल में समान गहराई वाले बिंदुओं का दाब समान होता है, ये आपका पास्कल का नियम। अब फिजिक्स में कोई बात बोलने से वो सत्यापित नहीं हो जाती, हमें उसे क्या करना पड़ता है? सिद्ध या प्रूफ करना पड़ता है। तो हम पास्कल के नियम को सिद्ध करेंगे। तो आगे लिखो उत्पत्ति, प्रूफ। सबसे पहले हम इसकी फोटो बनाएंगे यहाँ पर। तो देखो ये आपका मान लो एक पात्र है और इसमें क्या भरा हुआ है? जल, लिक्विड भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। एक द्रव होता है, एक द्रव्य होता है। दोनों में क्या अंतर है? द्रव लिक्विड होता है और द्रव्य जो है वो द्रव्यमान से संबंधित है। तो इसमें हमें क्या करना है? एक समकोणीय त्रिभुज का जो प्रिज्म है उसकी कल्पना करनी है। समकोणीय त्रिभुज प्रिज्म तो किताब में लिखा हुआ है, हम सीधी प्रिज्म की कल्पना करेंगे। प्रिज्म होता है 3D, तो हम प्रिज्म का बाई समकोण त्रिभुज मान लेंगे। तो यह आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है, जिसका हमने नाम दे दिया A, B और ये हो गया C, प्रिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है उसके अनुसार समीकरण बनाते हैं कि बिंदु A का जो दाब है वो दाब मान लेते हैं PA है। कितना है? PA। बिंदु B का जो दाब है वो कितना है? PB। और C का जो दाब है वो कितना है? PC। तो वैज्ञानिक पास्कल के अनुसार जो A बिंदु का दाब होगा वही B बिंदु का दाब होगा और वही किस बिंदु का दाब होगा? C बिंदु का। क्योंकि ये समान गहराई पर है। प्रिज्म इसलिए लिया क्योंकि प्रिज्म के अंदर दो भुजाएं तो निश्चित कोण के ऊपर है, ये 0 डिग्री पर और ये 90। लेकिन तीसरी जो भुजा है वो एक अनिश्चित कोण थीटा बनाएगी। तो हम ये जांच करते हैं कि वही लंबवत दिशा के अंदर दाब बराबर है, क्षैतिज दिशा में दाब बराबर है, क्या अन्य भुजा कोई अन्य अनिश्चित कोण पे उपस्थित हुई उसके ऊपर भी दाब बराबर होगा? नहीं होगा। चतुर्भुज के अंदर तो 90 डिग्री और 0 डिग्री दो प्रकार की भुजाएं आ गई, अनिश्चित कोण नहीं आया। या फिर इसके बाद में पंचभुज ले हो या फिर षटभुज ले हो, तो वो डेरिवेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। इसलिए हम 3 भुजा के ऊपर कलर वीडियो देखी, समझ में आओ। अब हमें ये सिद्ध करना है PA बराबर PB बराबर PC। फोटो बना लो। मैं इसमें और डिजाइन लगा देता हूँ। A भुजा के सामने जो भुजा होगी उसका क्षेत्रफल हम लिखेंगे AA। ए बिंदु के सामने की जो भुजा है
जो BC है उसका क्षेत्रफल हमने क्या लिख दिया AA। B के सामने जो भुजा है AC उसका हम क्षेत्रफल लिखेंगे AB। C के सामने जो भुजा है AB उसका हम क्षेत्रफल लिखेंगे AC। इतनी बात समझ में आई। A भुजा के सामने, A बिंदु के सामने जो भुजा है BC जिसका क्षेत्रफल है AA उस पर हम बल लिखेंगे FA। B के सामने जो भुजा है AB जिसका क्षेत्रफल है AB उसका बल लिखेंगे हम FB। C के सामने जो भुजा है AB जिसका क्षेत्रफल है AC उस पर बल लिखेंगे FC। अब सवाल ये आता है कि हमें ये याद कैसे रहेगा। हाँ बता दीजिए भाई। प्रश्न ये आता है कि आपको तो ये याद है, हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये हमें क्षेत्रफल लेना है, ये दाब लेना है, ये बल लेना है। तो बात तो यही है। और भी बहुत चीजें हैं जैसे मैं यहाँ पे चलता है लिख दूं कि इस द्रव का जो घनत्व है वो कितना है, रो है। इस पूरे के पूरे सिस्टम का जो द्रव्यमान है वो कितना है, m। तो ऐसे तो कोई प्रतीकों का अंत है ही नहीं, हम कितने के लिखेंगे। तो देखो मैं बताऊं, फिजिक्स के अंदर जो चीज हमें सिद्ध करनी होती है उसके बारे में पहले हमें पता होना चाहिए। जैसे मेरे को इसमें क्या सिद्ध करना है, दाब सिद्ध करना है। दाब के अंदर दो चीजें आती है कि सर दाब P बराबर क्या होता है F बटा। भाई दाब बनेगा कब, जब तुम्हारे पास बल होगा और तुम्हारे पास में एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा। तो मैंने उन चीजों का पहले यहाँ पे काम करके छोड़ दिया। कैसे कि मेरे को एरिया चाहिए था तो मैंने A के सामने जो भुजा थी उसका एरिया लिख दिया AA। B के सामने जो भुजा थी AC उसका एरिया लिख दिया AB। C के सामने जो भुजा थी AB उसका एरिया लिख दिया AC। समझो आगे। अब मेरे को साथ में क्या चाहिए, F चाहिए। तो A के सामने जो भुजा थी उस पर बल लगाएंगे ये द्रव के अणु, तो वो बल कितना लगा रहे हैं, FA लगा रहे हैं। C के सामने FC और B के सामने FB। समझो आगे। तो मेरे को जो चीजें चाहिए उन्हीं को मैंने इसमें नामांकित कर दिया, उसके अलावा कोई जरूरत नहीं। दाब चाहिए तो ये P आ गया, ये यहाँ PB आ गया, ये यहाँ BC आ गया। तो की चीजें अपन चाहिए माना अपने फोटो को मोबाइल प्रदर्शित कर दियो। लिक्विड जहाँ पर आएगा उसका घनत्व रो आना है और पूरे सिस्टम का द्रव्यमान m लिखो तो लिखो, नहीं कोई जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि घनत्व के अंदर द्रव्यमान बटा आयतन दोनों चीजें इसमें शामिल है। अब हम इस त्रिभुज को बाहर निकालेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या डिजाइन और लग सकती है। डेरिवेशन बहुत सरल सा है, कुछ है ही नहीं इसमें। जल्दी बढ़ाओ फोटो बना ली। अब देखो इस त्रिभुज को मैं यहाँ बाहर ले रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। ये त्रिभुज बाहर आ गया। इस त्रिभुज का ये A, ये B और ये C। एक त्रिभुज और बना लेते हैं, A, B, C। इस त्रिभुज के अंदर जो भी कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा वो क्षेत्रफल की होगी। किसकी होगी, क्षेत्रफल की। और इसमें जो भी काम करेंगे वो किसका करेंगे, बल का करेंगे। किया देखो भाई, ये 90 डिग्री के ऊपर है भुजा और ये 0 डिग्री के ऊपर है। तो इन दोनों के अंदर तो कोई घटकों में वियोजन वाला काम है नहीं, लेकिन ये जो भुजा है वो कितने डिग्री के कोण पर है, थीटा। वही कहानी इसमें, ये कितने डिग्री के कोण पर है, थीटा। तो जहां पर अनिश्चित कोण थीटा आ जाता है वहां पे बल हो चाहे क्षेत्रफल हो चाहे दाब हो चाहे कोई भी हो उसको घटकों में वियोजित करना जरूरी है। तो देखो बल की कंडीशन में यहाँ का बल है वो क्या है, FA। A के सामने FA, B के सामने FB और C के सामने FC। हम इस FB को घटकों में वियोजित करेंगे क्योंकि FB उस भुजा पर आया है जो अनिश्चित कोण बना रही है। ठीक है, तो देखो अगर ये भैया यहीं से तो बढ़नी चालू हुई है, ये भुजा सबसे पहले यहाँ थी ऐसे, ये भुजा सबसे पहले यहाँ थी, उसके बाद में बढ़नी ऐसे चालू हुई जो अब इस थीटा डिग्री के कोण पर है। अगर ये कोण बढ़ता जाए तो ये ऐसे 90 डिग्री भी बना सकती है और अगर ये कोण बढ़ता जाए तो ये 180 डिग्री भी बना सकती है। अभी अनिश्चित कोण है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम इस FB को घटकों में तोड़ोगे तो ऊपर जो घटक आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा FB sin थीटा, लंबवत घटक।
और ई दिशा में जो घटेगा इसी वो हो जाएगा तुम्हारा एफ बी कोस थीटा। समझ में आ गई? उसी प्रकार क्षेत्रफल की बात करें तो इस भुजा का क्षेत्रफल ए, इस भुजा का क्षेत्रफल ए बी, इस भुजा का क्षेत्रफल ए, ये सी इसके पैरों में है सब्सक्रिप्ट में, ठीक है। ये 90 डिग्री पर, ये 0 डिग्री पर, लेकिन ये अनिश्चित कोण पर। तो इसको दो घटकों के अंदर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए बी कोस थीटा और ये हो जाएगा ए बी साइन। तुम्हारी तो देखो थे जागता हो निंदा में है भाई, ये लंबवत घटक है तो यहाँ क्या आएगा साइन थीटा और यहाँ क्या आएगा कोस थीटा। बस ऊर्ध्वाधर है तो साइन और क्षैतिज है तो कोस। अब भाई लोगों बलों की संतुलन अवस्था देखनी है। कौन सी अवस्था? संतुलन। पहले मैं इसमें संतुलन अवस्था दिखाता हूँ तुमको, दिखाऊं? तो देखो ये एसी, इधर कौन सा बल लग रहा है? ए बी कोस थीटा। तो हम कह देंगे कि जो एसी है वो किसके बराबर है? ए बी कोस थीटा। और ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर, तो देखो कोस हरा भिन्न है तो साइन हरा भिन्न है, तो ए बी साइन थीटा वो इधर बराबर हो जाएगा किसके? उसी प्रकार इधर कर लो, ऊपर कौन सा है? एफ बी साइन थीटा और वो बराबर है किसके? एफ ए के। और एफ सी बराबर है एफ बी कोस थीटा। एफ सी है वो किसके बराबर है? एफ बी। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। आपनो मेन लक्ष्य की है कि हमें क्या सत्यापित करना है? पी ए बराबर पी बी बराबर, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि पी बराबर तो एफ बटा ए होता है, पी बराबर क्या होता है? तो यहाँ तो सर एफ ए बटा ए आना चाहिए, यहाँ एफ बी बटा ए बी आना चाहिए और यहाँ एफ सी बटा क्या आना चाहिए? ए सी आना चाहिए। तो हमारा मेन टारगेट है कि एफ ए के बटा में क्या लेके आए? ए लेके आए। तो देखो एफ ए ये रहा और ए ये रहा, दोनों का भाग दे देते हैं। 3 और 2 3 बटा 2 और 4 बटा 1, ठीक है। तो देखो समीकरण 3 बटा, समीकरण जगह का नंबर बड़ा वो ऊपर आ नहीं अपन ऊपर रख लो कि ऊपर एफ रख लो, इसलिए ऊपर एफ आएगा। तो एफ समीकरण 3 बटा समीकरण 2, तो समीकरण 3 बटा समीकरण 2। तो देखो 3 के अंदर क्या है? एफ ए बराबर एफ बी साइन थीटा और इधर क्या है? ए बराबर ए बी साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, फिर काम हमारा पट गया। तो आ समीकरण आ गई 5। अब इसी प्रकार क्या करेंगे? 4 के अंदर किसका भाग देना है? 2 का, 1 का। तो समीकरण 4 बटा 1 यहाँ लिख देता हूँ, देखो। तो समीकरण 4 बटा समीकरण 1, तो समीकरण 4 में क्या है? एफ सी और बराबर में क्या है? एफ बी कोस थीटा बटे के अंदर क्या आ जाएगा? ए सी और ए बी कोस थीटा। तो यहाँ आ जाएगा ए सी और ए बी कोस थीटा, इससे ये कट गया तो यहाँ बच गया एफ सी बटा ए सी बराबर एफ बी बटा समीकरण नंबर 6। अब हमने ये देखा कि समीकरण 5 का आरएचएस और समीकरण 6 का आरएचएस आपस में क्या है? तो एलएचएस भी क्या होना चाहिए? बराबर। तो हम क्या कह देंगे इस त्रिभुज के अंदर कि एफ ए बटा एफ बी ये तो बराबर है किसके? एफ ए बटा ए बराबर है किसके? एफ बी बटा ए बी के। और एफ बी बटा ए बी बराबर है किसके? एफ सी बटा ए सी। बात सही है नहीं? हाँ। फिर एफ बटा ए पी बन जाता है, तो ये हो गया पी ए, ये हो गया पी बी और ये हो गया बी सी। इतनी सी समीकरण 7 समझ गया। अगर यहाँ पे ये अनिश्चित कोण थीटा नहीं होता तो पास्कल भी इस नियम को सिद्ध नहीं करता। ये सबसे सरल ज्यामिति है। इसके बाद में चतुर्भुज नहीं आएगा, पंचभुज आएगा, फिर षटभुज आएगा। तो अपन ने 3 भुजा लेके सिद्ध करना है। समझ गया? तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लिया, ये फोटो बना ली, ये फोटो बना लो और ये फोटो बना लो। बस फोटो बना लिया, फिर बाद में आपका पहली भाषा लिखाऊंगा। ठीक है।
अब जिसको पढ़ना होगा वो तो यूट्यूब से भी सहायता प्राप्त करके पढ़ लेगा। नहीं मजाक करो भाई लोग। अब घर पे तुम इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो भी ये और पक्का होगा। खाली फोटो बनाया डेरिवेशन मत करे, भाषा लिखनी पड़ेगी, खाली फोटो बना लेना। हो गया? हो गया? तो लिखो माना, माना किसी रो घनत्व है, माना किसी रो घनत्व है तथा V आयतन वाले द्रव में रो घनत्व है तथा V आयतन वाले द्रव में एक समकोणीय प्रिज्म रखा है, एक समकोणीय प्रिज्म ABC रखा है। V घनत्व वाले द्रव में एक समकोणीय प्रिज्म ABC रखा है, जिसके AB भाग का क्षेत्रफल AC, जिसके देखो जिसके AB भाग का क्षेत्रफल AC तथा BC भाग का क्षेत्रफल AA एवं AC भाग का क्षेत्रफल AB है, एवं तीनों क्षेत्रफल लिखने एवं AC भाग का क्षेत्रफल AB का तो AC और BC का AA और AC का AB फोटो के अंदर बनाया हुआ है ना, फोटो देख के लिख लो है। एवं इन्हीं भुजाओं पर एवं इन्हीं भुजाओं पर द्रव के द्वारा इन्हीं भुजाओं पर द्रव के द्वारा लगने वाले बल FA FB व FC है, FA FB व FC है। हो गया? अब एक लाइन छोड़ के लिखो, भुजा AC एक अनिश्चित कोण थीटा पर उपस्थित है, भुजा AC एक अनिश्चित कोण थीटा पर उपस्थित है, अतः इसके क्षेत्रफल व बल को अतः इसके क्षेत्रफल व बल को घटकों में वियोजित करने पर डैश लगा दो, घटकों में वियोजित करने पर डैश लगा दिए। अब एक तरफ लिख लो क्षेत्रफल के घटक, एक तरफ लिख लो बल के घटक। एक तरफ लिख लो क्षेत्रफल के घटक, एक तरफ लिख लो बल के घटक। और ये चारों समीकरण आपको ऐसी कैसे उतारनी है। समझ में आ रही? फुल
अस्सी को नहीं, मिनट 30 होगी, एक ही टॉपिक के बारे में बढ़ता नहीं तो एक देर में तो सूत्र तो संवेग आ रहे थे लाभ है। संवेग में चाल देने पी बराबर अरे दाब P बराबर F बटा A, वो P बराबर mv, वो संवेग है। बी में भी तो लिखा है पी बराबर F संवेग का सूत्र संवेग में नहीं है बी आते बी का हाँ बी पार्ट। ये उतारना है, ये दो और ये दो, बस इतना ही काम करना है, ठीक है। यहाँ तक कर लेना, उसके आगे मत लिखना, 4 तक ही लिखना। हो गया, आगे लिखो। समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग देने पर, अब ये समीकरण उतारनी है, आपके पास कॉपी में लिखी हुई है, उसमें से देख के भाग दे लो। 3/2 करो, समीकरण 3 बटा समीकरण 2। राइटिंग सुधार ले रहे, राइटिंग सुधार ले, वो बट्टा देख पूरा बराबर में उड़ गया, बराबर की तो लाज रखी देख, बराबर के नीचे बट्टा कौन लगा रखे हो, बराबर एक ही लगा दियो, चाहे कॉमन ही बीच का मैं। द्वारसी का कितना दिन बाकी रह गया, थोड़े रहे, दिसंबर लास्ट में है, दिसंबर में ही है, 11-12 दिसंबर, 12 दिसंबर, 12 से चालू, एक महीने में रिवीजन करो पूरा, पर्सन ला के पूछो जो भी तुम्हें नया है। आगे समीकरण 5, समीकरण 5 तक आ गई, बाद में लिखो इसी प्रकार समीकरण 4 बटा समीकरण 1 का भाग देने पर, समीकरण 4 में समीकरण 1 का भाग देने पर। ऑनलाइन विद्यार्थी भी अपने जो डाउट है वो कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। समय समय पर चैनल के ऊपर पोल करवाया जाता है, उसके अंदर आपके जिस भी टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप उसके अंदर मेंशन करें, कोशिश की जाएगी कि आगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। हाँ AC लिख लिया, समीकरण 6 तक पहुंच गए। अब लिखो समीकरण 5 व 6 के RHS बराबर है, समीकरण 5 व 6 के RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होने चाहिए, तो LHS भी बराबर होने चाहिए। अतः अब इस त्रिभुज के अंदर घुसोगे और ये लिखोगे FA बटा AA बराबर FB बटा AB बराबर FC बटा AC। हाँ थाने तो नीचे लिखना है, त्रिभुज में कौन लिखना। लिख लिया, ये लाइन लिख लो, PA बराबर PB बराबर PC और डब्बा बना के बंद कर दो और नीचे लिखो रिजल्ट। इसको समीकरण 7 दे देना। समीकरण 7 से सिद्ध होता है कि, समीकरण 7 से सिद्ध होता है कि द्रव में उपस्थित समान गहराई के बिंदुओं पर, द्रव में उपस्थित समान गहराई के बिंदुओं पर दाब का मान समान होता है। उपस्थित बिंदुओं पर दाब का मान समान होता है, समान गहराई के बिंदुओं पर दाब का मान समान होता है। लिख दो। वेंटूरी मापियों पहली वर्षा पास्कल के संचरण का नियम, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, अब एक हेडिंग लगाओ,
पास्कल का संचरण का नियम, पास्कल का संचरण का नियम, पास्कल का संचरण का नियम। देखो विद्यार्थियों, देखो रे, हमने बाइक चलाई है, कार चलाई है, कार नहीं चलाई, लोग चलाने वाले चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, बड़े बड़े बुलडोजर जेसीबी, उनके अंदर इतने बड़े बड़े टायर है और ब्रेक कितना सा है, पैर के ऊपर रखा हुआ है, ब्रेक दबाया गाड़ी वहीं रुक जाती है। ठीक, अगर वास्तविकता में देखा जाए तो 5 लोगों से वो 100 की स्पीड में भागता हुआ टायर नहीं रुके, लेकिन वो छोटा सा जो ब्रेक है उसके ऊपर मामूली सा बल लगाते ही वो गाड़ी को क्या कर देता है, रोक देता है। तो ऐसा क्या होता है उसके अंदर कि वो कार रुक जाती है, टायरों के अंदर विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो उसके बारे में किसने बताया था, पास्कल ने बताया था। पास्कल ये कहता है कि अगर मैं किसी बर्तन के 2 बिंदु है, मान लो एक तो ड्राइवर के पास में, दूसरा टायर के पास में, अगर मैं किसी एक बिंदु के ऊपर दाब लगा देता हूँ तो वो पूरे के पूरे बर्तन के अंदर सभी बिंदुओं पर समान रूप से फैल जाएगा। जैसे मैंने 5 न्यूटन का बल लगाया तो जो लास्ट पॉइंट होगा, एंडिंग पॉइंट टायर, वो भी 5 न्यूटन का बल अनुभव करेगा। अब बात बोलने से तो सिद्ध होती नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। छोटा सा डेरिवेशन है, लिखो पास्कल का क्या लिखा है, संचरण का नियम। सर टायर सड़क पर और सड़क टायर पर दोनों बराबर बल लगा हुआ है। हाँ, टायर सड़क पे लगाता है भार बल और सड़क उसको संतुलित करने के लिए टायर पे लगाती है प्रतिक्रिया बल। इन दोनों बलों का मान बराबर होता है तभी वस्तु स्थिर रह पाती है। नहीं रुक गया। जैसे हम खड़े हैं तो हमारे द्वारा भार बल लगाया जाता है धरती पर, कौन धरती पर भार है तो वो भार बल भी अलग है, mg। तो 50 किलो का आदमी 500 न्यूटन का बल लगाता है धरती पे। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का भार 50 किलो है तो वो 9.8 लगभग, अगर तुम 10 करोगे तो वो कितने न्यूटन का बल लगाएगा, 500 न्यूटन का। ये नीचे की तरफ है और धरती वापस लगाएगी 500 न्यूटन का। तो आगे समझना पड़ेगा। चंद्रमा के ऊपर प्रतिक्रिया बल का मान ज्यादा होने के कारण वस्तु जो है वो धरातल के ऊपर नहीं टिक पाती, वो ऊपर उठती है। ठीक है, और ग्रेविटी भी वहाँ पे हमारी 1/6 है। तो देखो हमें क्या पढ़ना है, पास्कल का संचरण नियम, पास्कल का संचरण नियम। देखो फिजिक्स की कमी है उसको पकड़ लो। जैसे मान लो तुम्हारे आसपास कोई मित्र है, उसकी वो तुमसे दबता नहीं है, मतलब उसकी बॉडी शानदार है, थाने कूट सके है, वो हर बात में तुमसे आगे है, तो तुम उसे प्रेशराइज करने का क्या तरीका अपनाओगे कि उसकी कमी पकड़ो। तेरे मम्मी ने कह दूंगा, तेरे पापा ने कह दूंगा, तो वह कमी आएगी। तो उसी प्रकार से फिजिक्स की कमी पकड़ो, कमी पकड़ ली नहीं तो मामलो सेट है। जैसे तुमने वो फिल्म नहीं देखी अकबर वाली, वो अकबर बहारमल के पास जाता है और कहता है कि ये हाथी अनकंट्रोल है, उसको कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। अकबर का मैं करती हूँ, अकबर थोड़ी देर उसके साथ में मैदान के अंदर घुमा फिरी करी और हाथी थक गया, थकते ही अकबर हाथी के ऊपर, तो उसने कमजोरी ढूंढ ली कि ये भारी जानवर है, इसकी कमजोरी है, ये थक गया तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो उसने पहले उसको थकाया और बाद में उसको क्या किया, कंट्रोल में किया। तो वही कहानी इसमें। अब मान लो मेरे को पास्कल का संचरण नियम नहीं आता, पास्कल का नियम तो आता है। पास्कल का नियम क्या था, समान ग्रह के बिंदु पर दाब का मान समान आता है। अब वही नियम संचरण करेगा, संचरण करेगा मतलब आगे से आगे गति करेगा। मतलब अगर मैं किसी वस्तु के एक बिंदु पे दाब में परिवर्तन कर दूं तो वो दाब में परिवर्तन आगे से आगे बढ़ता जाएगा। इसे क्या कहते हैं, पास्कल का संचरण नियम। तो लिखो, पास्कल के संचरण नियम के अनुसार, पास्कल के संचरण नियम के अनुसार पात्र में किसी एक बिंदु पर दाब में की गई कमी या वृद्धि, दाब में की गई कमी या वृद्धि पात्र के सभी बिंदुओं तक समान
संचरित होती है, समान रूप से संचरित होती है। अब एक प्रश्न ये और उठता है कि सर मान लो 5 न्यूटन का बल गाड़ी के ड्राइवर ने लगाया, तो इस नियम के अनुसार तो 5 न्यूटन का बल टायर तक पहुंचेगा, तो टायर रुकेगा कैसे? क्योंकि हमारे द्वारा लगाया गया तो बल कम है। अगर उतने ही बल से वो गाड़ी रुकती तो वो आदमी चलता चलता ही गेट से हाथ बाहर निकाल के टायर को रोक लेता। ऐसा तो है नहीं। तो इसमें हम जब इसका रिजल्ट सिद्ध करेंगे तो ये देखेंगे कि हम क्षेत्रफल को घटा बढ़ा के उस बल के मान को क्या कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो सबसे पहले एक फोटो बना लो। देखो ये ड्राइवर साइड का है, ऊपर वाली साइड का ब्रेक, ये उसके बीच का जो भी मटेरियल उसके अंदर भरा हुआ रहता है वो, और ये है ब्रेक वाली साइड का एरिया। देखो क्षेत्रफल में परिवर्तन दिख रहा है। हाँ। ये क्षेत्रफल कम है, ये क्षेत्रफल ज्यादा ज्यादा है, तो इस क्षेत्रफल के सारा खेल होगा। तो यहाँ का जो एरिया है वो कितना है A1, और यहाँ का जो एरिया है वो कितना है A2। A1 पर दाब ज्यादा लाग A1 पर अगर थोड़ा सा भी दाब लगाएंगे ना तो वो A2 के ऊपर 5 गुना महसूस होगा। ये हम सिद्ध करेंगे इससे। छोटा सा जो बड़ा हम परिवर्तित हो गया हैं? छोटा सा बड़ा हम द्वारा हाँ, तो ये ड्राइवर साइड के अंदर है, ड्राइवर के पास ब्रेक है और ये आगे टायर को रोकने वाला ब्रेक है। ठीक है, तो फोटो बनाओ इसकी। इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। आपका नाम नहीं सुना हुआ हाइड्रोलिक ब्रेक? तो वो यही है, वो इसी नियम के ऊपर काम करता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट नाम नहीं सुनी होगी, वो भी इसी के ऊपर काम करती है। इधर का दाब मान लो P, पास्कल के नियम के अनुसार जितना दाब यहाँ होगा उतना ही दाब कहाँ होगा, यहाँ होगा। ये तो नियम के अनुसार हमें 1 2 तो ले नहीं सकते। यहाँ पर जो बल लगाया जाएगा वो कितना है F1, यहाँ जो बल लगाया जाएगा वो कितना है F2। हो गया, तो लिखो माना एक गोलाकार पात्र में, माना एक गोलाकार पात्र में P दाब पर कोई द्रव भरा हुआ है, कोई द्रव भरा हुआ है जिसके A1 क्षेत्रफल पर, जिसके A1 क्षेत्रफल पर F1 बल आरोपित किया जाता है। A1 क्षेत्रफल पर F1 बल आरोपित किया जाता है। तो दाब P बराबर F1 बटा A1, P बराबर F बटा A। ये कौन से सिरे का है? A1 पहले सिरे का दाब। ये तुम्हारा सिरा पहला है और ये तुम्हारा टर्मिनल दूसरा। समीकरण नंबर 1। X Y दे दो। X एक ही बात है। इसी प्रकार लिखो, इसी प्रकार यह दाब सिरे 2 पर भी उत्पन्न होगा, सिरे 2 पर भी उत्पन्न होगा। तो 2 पर कितना उत्पन्न होगा कि सर P बराबर F2 बटा A2। तो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं कि इन दोनों के LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर होने चाहिए। तो लिखो समीकरण 1 व समीकरण 2 के LHS बराबर है, अतः
RHS भी बराबर होने चाहिए। तो दोनों को बराबर करो। दोनों को बराबर कर दो। तो देखो दोनों को बराबर किया तो हमें क्या रिजल्ट मिला, F1/A1 बराबर F2 बटा A2। तो हम इन दोनों को F मतलब बल को एक तरफ और एरिया को एक तरफ करते हैं। F1/F2 इज इक्वल टू A1/A2 या F2 का मान निकालो। हमने यहाँ पे F1 लगाया तो देखते हैं F2 को कितना मिला। इसी समीकरण से निकाल सकते हो कि F2 बराबर A2 बटा A1 गुणा F1। मेन हमें इस पर आना है। देखो F2 को यहाँ रख लिया, F2 यहीं पड़ा है, ये A2 ऊपर चला गया तो A2 को A1 के साथ लिख दिया और F1 को बाहर लिख दिया, हो गया। अब रिजल्ट देखो क्या निकला कि A2 जो है वो क्या है, बड़ा है A1 से। तो इसको जब तुम नीचे भेज दोगे तो हम कह देंगे A2 बटा A1 जो होगा वो भी बड़ा होगा किससे, 1 से। अगर तुम 1 न्यूटन का बल यहाँ लगाओगे तो वो यहाँ 1 से ज्यादा का महसूस होगा, समझ रहे होगा नहीं। अगर तुमने 1 का लगाया तो वो 1.5 का महसूस होगा, अगर तुमने 3 का लगाया तो वो 4.5 का महसूस होगा। उसी प्रकार से एक छोटा सा ड्राइवर जिसमें बल कम है वो इतने बड़े सारे ट्रक को ड्राइव कर भी लेता है, रोक भी लेता है। तो वो इसी के कारण से जितना टायर के पास वाला एरिया बड़ा किया जाएगा ब्रेक बनाते समय, वो उतने ही, हम कई बार नहीं देखते कि ये तो डिलक्स बस है, ये इशारों पे चलती है, इशारों पे रुकती है, तो उसके अंदर इस पिस्टन का जो आकार है वो क्या होता है, बड़ा होता है। उसमें थोड़ा सा ब्रेक दबाया और वो है वही की वही रुक जाती है। हैंड ब्रेक नाम सुनते हैं, पल्सर गाड़ी के अंदर तो हैंड ब्रेक आता है, तो थोड़ा सा दबाया है भटकी आपने गाड़ी, डिस्क ब्रेक मान लिया, समझ रहे हो ना गाड़ी। तो वो किसके ऊपर काम करता है, सारा का सारा इसी के ऊपर काम करता है। पिस्टन होता है, थोड़ा सा बल लगाया और वो कई गुना तक बढ़ जाता है और टायर को वही का वही रोक देता है। तो ये यहाँ तक लिख लो रिजल्ट बस। सर टायर को भी घुमाना, टायरों में छोटा छोटा छेद करे तो एक उभरेड़ो भाग हो जो वो रोक ले, रोकते टाइम घर्षण को कम करता है सही। तो वो टायर है भाई का वही रुक गया, फिर वो आगे फिसलता नहीं। फिर तो वो भाई गति है वो तो पूरी की पूरी जितनी अप्लाई है वो तो काम आएगी। तो हमने टायर को रोका है, गाड़ी को नहीं रोका, तो वो उसके साथ में फिसलती जाती है। टायर तो वही का वही रुक गया लेकिन उसकी गति नहीं रुकी, उसमें जो ऊर्जा थी वो खत्म नहीं हुई। आग लो ब्रेक दबाते ही पड़ा है आदमी। अब इसके अनुप्रयोग लिखो, अनुप्रयोग तो कई की जिया तो टॉपिक छुटाई देवे कराना मतलब बोले। तो इससे कितने इंस्ट्रूमेंट जुड़े हुए हैं बड़े बड़े। कार हर आदमी का दैनिक यूज में आवे, लिफ्ट हर जगह यूज में आती है। अगर ये नहीं पढ़ाओगे तो तुमसे आगे पूछ लिया अगर लिफ्ट की क्रियाविधि बताओ, तुम्हें समझ में नहीं आएगा लिफ्ट की क्रियाविधि है क्या, कैसे चलती है। लिफ्ट में पिस्टन लगा हुआ होता है, उसमें वो मतलब लिखा रहता है कि भाई इस लिफ्ट में 2000 न्यूटन तक का भार, 2000 किलो तक आस्क है। अगर उससे ज्यादा आता तो वो लिफ्ट चलती नहीं है उसमें। तो उसके ऊपर वही है कि अगर 2000 तक आएगा तो हम उसको कंट्रोल कर लेंगे, अगर उससे ज्यादा आ गया तो फिर ये फेल है, वो फिर ऊपर वाली जंजीर टूट सकती है। ट्रकों के अंदर भी लिखा हुआ होता है कि भाई इसके अंदर 10,000 टन तक का भार तुम भर सकते हो। अगर उससे ज्यादा भरते हो तो फिर ब्रेक फेल होने की कहानी और क्या होती है, तो होती है जब चीज अनकंट्रोल हो गई तो फिर वो फेल ही हो। ये यहाँ से कनेक्शन टूट जाता है, कनेक्शन मतलब यहाँ से कनेक्शन टूटा, कनेक्शन टूटते ही ये जितना एरिया है उतना ही एरिया ये हो जाता है, दोनों पिचक जाते हैं बराबर। और पिचकते ही वो थोड़ा सा ब्रेक दबाता है तो उससे वो टायर रुकता नहीं है, जिसे कहते हैं ब्रेक फेल की कंडीशन। नोट के अंदर लिख लो, वही तो बल शेयर होता है बस भाई 5 न्यूटन का बल लगाया तो टायर कोई 5 का मिला। अब टायर कह रहा है मैं 5 से क्या 50 से नहीं रुकने वाला, तो उसे ब्रेक फेल कर देते हैं। तो लिख लो ब्रेक फेल कंडीशन।
जब A1 बराबर A2, ब्रेक फेल कंडीशन है कार के अंदर जब A1 बराबर A2। और यहाँ से हम देख सकते हैं जब ये दोनों बराबर हो गए तो ये तो दोनों कट जाएंगे, तो F2 बराबर क्या हो गया F1। तो आदमी कितना बल लगा सकता है, थोड़ा सा बल लगाएगा और थोड़ा सा बल ही यहाँ पर महसूस होगा, तो उस बल से टायर रुकने वाला है नहीं। ये ब्रेक फेल कंडीशन है भाई, लोगों को लिख लो। आज हम लिखेंगे अब कोई कहते हैं ये पेपर में तो आती नहीं है, पेपर में नहीं आती लेकिन भौतिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है भाई। हम रोजाना बात करते हैं ब्रेक फेल हो गया, ब्रेक अपन ध्यान ही कोई ब्रेक फेल कंडीशन है कि कैसे ब्रेक फेल होता है। अब कल मैं टेस्ट कर रहा था, उसमें प्रश्न आया सौरमंडल के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम बताओ। सौरमंडल के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत। अब सौरमंडल के अंदर तो सब ग्रह आते हैं, अरुण वरुण बुध गुरु बृहस्पति पृथ्वी। अब उसका जो उत्तर था उसके अंदर था कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा जो पर्वत है, सबसे बड़ा पर्वत है, वो बुध ग्रह के ऊपर है, बुध ग्रह पर। अब ठीक है, अब प्रश्न ये आया कि जब सूरज पर जाना है संभव है, तो बुध तो एकदम उसके पास में ही है, तो लोगों ने पता और उसका नाम और निकाला हुआ है उस पर्वत का, तो नाम मेरे को याद नहीं आ रहा क्या है, तो कोई ना कोई तो वहां गया है तभी उसका नाम निकाला है। तो वहां पे जाने वाला यान कौन सा था पहला, फिर वो कैसे पहुंचा भाई? सूरज का जो बाह्यतम तापमान है, जैसे मान लो ये सूर्य है तो इसका बाहर वाला भाग है, इसका तापमान है इतना 6000 केल्विन, और बुध तो एकदम इसके पास में ही है, और कहते हैं ये तो दिखता ही नहीं है सूरज के प्रकाश के अंदर, तो वहां पे वायुयान गया कैसे, और कौन से देश ने भेजा, कौन से ने इसका नामकरण करा? तो उसका आंसर निकला कि एक अमेरिका का नासा का भेजा हुआ एक यान था, उसने इसका नामकरण किया था, उसने इसका सबसे पहले पता लगाया। ऐसे ऐसे फैक्ट है जो पता है नहीं, हमें तो पता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट 8848.46 मीटर उसकी ऊंचाई, विश्व की सबसे गहरी मारियाना ट्रंच है, बस इतना। अब सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, तो वर्ल्ड देख लो कहां तक पहुंच गया। आप रतनगढ़ की गलियां छोड़ दे तो आप गम जाओ, लोग बुध के ऊपर कूद गया, और चाइना ने तो धरती के ऊपर ये सूरज के जितना तापमान उत्पन्न करने वाला सूर्य बना लिया कि अगर भविष्य के अंदर सूर्य से एनर्जी न आई तो हम उससे क्या कर लेंगे, एनर्जी बना लेंगे। तो दुनिया बहुत आगे पहुंच गई, तो इसलिए चीजें आनी बहुत जरूरी है। मान लो अभी तो तुम 11वीं के अंदर पढ़ रहे हो, पास होना मकसद है, बाद में कहीं इंटरव्यू देने गए तो वहाँ पे प्रश्न पूछेंगे भाई अच्छा तुम्हारी ग्रेजुएशन ये रहा है, तुम्हारे 12वीं तक फिजिक्स रही है, तो बताओ ब्रेक फेल कंडीशन क्या है, लिफ्ट किस काम पे, किस सिद्धांत पे काम करती है, मेट्रो का सिद्धांत क्या है, रेलवे का सिद्धांत क्या है, समाएगा क्या मानते हो? बर्नौली पर में आ रहा है, बा पूछ लियो, पापा पूछ क्या संतत है सुलेमा भाई थे अभी सीएलसी को पेपर दे के आया, सीएलसी का पेपर दिया तो उसमें तो बर्नौली पर में पूछ रहा था क्या? मतलब ही नहीं है, उनको फैक्ट से मतलब है, तो फैक्ट कितने का आते हैं? आईआईटी में कंडीशन है, नीट में कंडीशन है, डायरेक्ट फैक्ट टू पर्सन, जब भी फैक्ट टू पर्सन आवे डायरेक्ट। अब बड़ा फैक्ट कीजिए, फेंट में आड़ा बैठे हैं लोग, अठाड़ा बैठे हैं फेंट में, कोई क्या की फेंट मारे, कोई क्या की फेंट मारी, सहने झाड़ा की जरूरत है। अनुप्रयोग लिखो फटाफट इसके, अब तो छुट्टियां होगी दिवाली की, 19 तक वही लिखो, अनुप्रयोग लिखो, पहला अनुप्रयोग हो, अनुप्रयोग आ जाएंगे, 4 लाइनों के अनुप्रयोग है। पहला पॉइंट लिखो, वाहनों में द्रव चालित ब्रेक, वाहनों में द्रव चालित, ब्रैकेट में लिख लो हाइड्रोलिक ब्रेक, वाहनों में द्रव चालित ब्रेक इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, कागज बनाने के यंत्रों तथा
बड़े बड़े लो के टिन सेटों को मोड़ने में, बड़े बड़े टिन सेटों को मोड़ने में इसी सिद्धांत पर बने उपकरण काम आते हैं। इसी सिद्धांत पर बने उपकरण काम आते हैं। कभी तुम्हें टाइम मिले तो हवेली पर मत आना, कबाड़ी के यहाँ जाना, ठीक है। कबाड़ी के यहाँ जाओगे तो तुम पीछे की तरफ देखोगे कि उस पास में बड़े बड़े लो के टिन सेट पड़े हैं और एक बड़ी सारी, बड़ी तो नहीं होगी वो, इतनी बड़ी एक मशीन होती है उसके पास में। वो क्या करते हैं, उन सभी लो के कचरों को इकट्ठा करके और उस मशीन के अंदर डाल देते हैं और मशीन के अंदर बटन दबाते हैं कि 500 न्यूटन, 100 न्यूटन, 2000 न्यूटन, जितना सामान है उसके अंदर, और वो मशीन ऊपर से नीचे आती है और उसको ऐसे दबाती है। दबाते ही वो इतना सारा जो इकट्ठा किया हुआ कचरा था वो पिचक कर इतना सा बन जाता है। हाइड्रोलिक प्रेस, वो हाइड्रोलिक प्रेशर के सिद्धांत पे काम करता है। समझ वही कहानी है। तो सारी चीजें की देन है, पास्कल की देन है। किसी बीच में गाल के कांटा ले ऊपर बीच में कुछ चम्मर बन जाएगा। हाँ हो सकता। तो सारा हाइड्रोलिक सिद्धांत पर ही है। तो इतो बढ़िया काम करियो पास्कल, तो दाब को मात्रक तो डेडिकेट करना पड़े। एक ही घुमा एक ही घुमा तो बस सारी हाइड्रोलिक प्रेशर पर ही है। समझ गया कि? तो अब आगे हेडिंग लगाओ। बर्नौली पर में हो गई अपनी, मैग्नस प्रभाव हो गया, हृदय की गति रोक के पास चला दी, वायुयान को उड़ा दिया। अब हेडिंग लगाओ टोरी सैली पर में। तो आज की क्लास को इतने रखते हैं। प्रिंस क्लासेस से जुड़ने के लिए आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।